हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरसीसी, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्टिव इन केस ऑफ वर्किंग स्टेट एंड लिमिट स्टेट मेथड। जितने भी पार्ट्स हमने अब तक कवर किए हैं उन सभी पार्ट्स को हमने डिटेल्स में कवर किया है। अब तक हमने टोटल 10 पार्ट्स कवर किए हैं। ये आपका लास्ट पार्ट है, यानी कि 11th पार्ट। अगर आपने अभी तक 10 पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो पहले आप उन 10 के 10 पार्ट्स को कवर कीजिएगा, क्योंकि जो आपका पार्ट फर्स्ट हो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपका पार्ट सेकंड में, और जो पार्ट सेकंड हो हेल्प करेगा आपका पार्ट थर्ड में। इसी तरह से आपको सारे के सारे पार्ट्स जितने भी मैंने कवर करवाए हैं उन सभी पार्ट्स को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है डियर। अगर आप एक ही बुक को फॉलो कर रहे हैं तो उसको इस तरह से फॉलो कीजिएगा जिस तरह से हमने एसएससी जेईई के क्वेश्चंस को टारगेट किया है। जरूरी नहीं है कि आप नंबर ऑफ बुक के क्वेश्चंस को कैलकुलेट करो और उनको सॉल्व करो। आप एक ही बुक को अगर टारगेट बना रहे हैं तो उसी बुक के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कीजिएगा ताकि आपका 50 to 60% थ्योरी पार्ट्स भी आपका दोबारा से रिकॉल हो जाए डियर। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। आज जो हम बात करेंगे आपके लास्ट सेशंस की बात करेंगे, यानी कि आपका 11th पार्ट है ये आपका इंट्रोडक्शन का। क्लियर है? तो आइए देखते हैं आज के पहला क्वेश्चंस। ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहले क्वेश्चंस में क्या कह रहा है आपके पास कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज प्रीटेनिंग्स आर ट्रू और फॉल्स, कि नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपके पास सही है और गलत है। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं स्टेटमेंट 1 की, तो स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, माइल्ड स्टील हैज हायर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि जो आपके पास माइल्ड स्टील होता है उसका क्या होता है, हायर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है व्हेन कंपेयर टू हाई कार्बन स्टील। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है कि सर ये जो माइल्ड स्टील होता है और आपके पास हाई कार्बन स्टील होता है ये होता क्या है। देखिएगा सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर आपके माइल्ड स्टील की बात करेंगे। अगर मैं माइल्ड स्टील की बात करता हूं तो माइल्ड स्टील में आप एज ए कौन सा स्टील यूज करते हैं, Fe250 ग्रेड यूज करते हैं, जो आपका किसकी फॉर्म में होता है सर, ये प्लेन बार की फॉर्म में होता है। कैसे होता है सर, आपका प्लेन बार की फॉर्म में होता है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं उसी तरह से हाई कार्बन स्टील, जिसको आप HYSD बार भी बोल सकते हैं। HYSD मतलब हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार होती है, और इसमें कौन कौन सी आती है सर, इसमें Fe आपके पास 415 आता है और Fe सर इसमें आपके पास 500 आता है। ये कौन सी बार होती है आपके पास, ये सर आपकी डिफॉर्म्ड बार होती है। कौन सी बार होती है, डिफॉर्म्ड बार होती है, जिनमें क्या लगे होते हैं, जैसे आपके पास प्लेन बार का मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो प्लेन बार कुछ इस तरह से होगी आपके पास, इस तरह से बिल्कुल ही प्लेन होगी। क्लियर है? बट अगर मैं बात करूंगा किसकी, डिफॉर्म्ड बार की, तो डिफॉर्म्ड बार में हल्के हल्के ग्रूव निकले होंगे आपके पास। कैसे, वो देखिएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये है, मान लेते हैं आपके पास, इसको एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं हम। ये आपके पास बार है, ये कौन सी बार बना रहा हूं मैं, प्लेन बार, और आपके पास डिफॉर्म्ड बार बना रहा है। प्लेन बार्स में जो आपके पास ये दिखाई दे रहा है पूरा प्लेन दिखाई दे रहा है, बट डिफॉर्म्ड बार्स में कुछ इस तरह के, यहाँ पर कुछ इस तरह के आपको क्या दिखेंगे, कुछ कट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं माइल्ड स्टील में, तो माइल्ड स्टील में क्या होता है, आपके पास कार्बन कंटेंट कम होता है। कार्बन कंटेंट क्या होता है आपके पास, कार्बन कंटेंट आपका लेस होता है एज कंपेयर टू आपका HYSD बार, एज कंपेयर्ड टू HYSD बार। ठीक है, HYSD बार के कंपेयर में क्या होता है, कम होता है। और जिसमें कार्बन कंटेंट सर ज्यादा होता है, ऑब्वियसली बात है, उसकी जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, हाई होती है। उसकी जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है सर, हाई होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या करती है सर, वो हाई करती है। कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एंड उसकी जो क्या होगी, डक्टिलिटी होगी, वो क्या होगी सर, डिक्रीज होगी। और जो डक्टिलिटी होगी वो क्या होगी आपके पास, डिक्रीज होगी। डक्टिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि माइल्ड स्टील हैज हायर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, नहीं, क्यों, क्योंकि माइल्ड स्टील के पास जो कार्बन कंटेंट होता है वो आपके पास लेस होता है एज कंपेयर टू आपका HYSD बार से। और जिसमें क्या होता है आपके पास, कार्बन स्टील जितना ज्यादा होगा उसकी उतनी ज्यादा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। तो पहली ही स्टेटमेंट क्या हो गई है,
गलत हो गई है। एज कंपेयर टू हाइयर, तो अल्टीमेट हाइयर की जगह हम क्या लिखना है यहाँ पर, लेजर लिखेंगे हम, लेसर होगी। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गया है, बिल्कुल सही हो गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी टोर स्टील की, तो ये मुझे आप बताएंगे कि TOR का मतलब क्या होता है। हालांकि जो टोर स्टील होती है आपके पास, ये भी आपके पास एक प्रकार की HYSD बार होती है, क्लियर है। और जब ये HYSD बार होती है तो ऑब्वियसली बात, इसमें जो कार्बन का कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। जब कार्बन का कंटेंट ज्यादा होता है तो सर इसकी जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वो भी क्या हो गई सर, ज्यादा हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। स्ट्रेंथ क्या होती है सर, ज्यादा होती है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो इसकी डक्टिलिटी क्या होती है सर, इसकी डक्टिलिटी आपके पास कम होती है, यानी कि मैं डिक्रीज लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट 1 है वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो बोथ वाला ऑप्शन तो आपका कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो इसने जो पहला ऑप्शन बोथ बोला था वो नहीं हो सकता है। पहली स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सर 1 तो कभी ट्रू हो ही नहीं सकता है, तो सी भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। और डी ऑप्शन बोला है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, सर ऐसा भी कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बचा कौन सा ऑप्शन हमारे पास, भाई हमारे पास तो ए ही ऑप्शन बचा है यहाँ पर, वो भी कौन सा सर, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि सर जो स्टेटमेंट 1 है वो मेरे पास गलत है और जो स्टेटमेंट 2 है मेरे पास वो सही है। बिल्कुल सही है सर, कैसे, क्योंकि जो माइल्ड स्टील होता है सर उसके पास जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो सर कम होती है, जबकि हाई कार्बन स्टील के पास ज्यादा होती है। क्लियर है, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि TOR की फुल फॉर्म क्या होती है। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है कि which of the following is the consider at ultimate limit state, कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका अल्टीमेट लिमिट स्टेट है इन लिमिट स्टेट में। और ये जो आपके पास अल्टीमेट मतलब किसके कॉरस्पॉन्ड बोल रहा है, सेफ्टी के कॉरस्पॉन्ड बोल रहा है। क्लियर है, हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम किसकी स्टडी करते हैं, आपके लिमिट स्टेट मेथड की स्टडी करते हैं, तो लिमिट स्टेट मेथड्स में आपके पास इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हमारे पास। हालांकि ये चीज मैं बता चुका हूं आपके पास। एक तो होता है आपके पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, एक क्या होता है सर आपके पास, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है, बिल्कुल होता है सर। और जो ये लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है ये कॉरस्पॉन्डिंग होता है आपका किसका सर, ये सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग होता है आपका। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करते हैं दूसरा, तो दूसरा क्या होता है सर आपके पास, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी होता है आपके पास, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी होता है। क्लियर है। अब जब हम बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके स्ट्रक्चर की जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है, प्लानिंग में होती है कि अब हम कोई स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होने चाहिए कि उसको मद्देनजर रखते हुए हम अपने स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। तो पहला तो ये फैक्टर्स होना चाहिए, यानी कि फ्लोइंग फैक्टर्स आर कंसीडर। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं आप फ्लोइंग फैक्टर्स इज कंसीडर। तो कौन कौन से हो सकते हैं सर, उसमें सर आपके पास कोलैप्स हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। दूसरा सर उसमें क्या हो सकता है सर, शेयर भी होना चाहिए, शेयर भी चेक होना चाहिए, कोई शेयर टेंशन भी हम देखेंगे उसका फैक्टर। ठीक है, उसका हम कंप्रेशन भी देखेंगे सर हम। ठीक है, और कंप्रेशन के अलावा सर क्या आता है आपके पास, फैटिग भी आता है इसके अंडर, फैटिग हो गया आपके पास। फैटिग के अलावा क्या हो गया सर आपके पास, शेयर टेंशन का फ्लेक्सुरल हो गया आपके पास, फ्लेक्सुरल हो गया है। तो ये सब किसके अंडर आते हैं आपके पास, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर आते हैं, यानी कि लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर आते हैं। ध्यान रखना, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं और सेफ्टी भी बोल सकते हैं। क्लियर है। बट हम बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की, तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर्स होता है वो आपके पास एक इमेजिनरी शेप में, सॉरी आपकी एक रियल शेप में आ गया होता है। जब स्ट्रक्चर आपका रियल शेप में आ गया होगा तो उसको आपको देखना है कि क्या वो स्ट्रक्चर्स मेरा जो बन गया है वो सर्विसेबल है, सर्विसेबल है, यानी कि आप जो भी वहां पे कोई इक्विपमेंट्स रख रहे हैं तो आपको वहां पर देखना है कि क्या सर वहां पे वो स्टेबल है या नहीं है। हो रहा है कि कुछ समय बाद वहां पे कोई लीकेज की कंडीशन तो नहीं आ रही है, क्या सर आपका स्ट्रक्चर में कोई डिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही है, क्या सर वहां पे कोई क्रैकिंग तो नहीं आ रही है, क्या सर वहां पे वाइब्रेशन का इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, क्या सर वहां पे फायर रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा है। ये सब चीजें देखते हैं। तो इसमें जो हम सबसे पहले देखेंगे सर आपके पास डिफ्लेक्शंस आता है,
ठीक है। डिफ्लेक्शंस के बाद हम वाइब्रेशंस का इफेक्ट देखेंगे। यहाँ पर वाइब्रेशंस हो गया आपके पास, वाइब्रेशंस के अलावा आपके पास कोरोजन हो गया। यहाँ पे कोरोजन के अलावा आपके पास यहाँ पे डक्टिलिटी हम देखेंगे, इसकी डक्टिलिटी देखेंगे। डक्टिलिटी के अलावा आपका यहाँ पे लीकेज प्रोसेस देखेंगे, लीकेज देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और भी बहुत सारे हो गए हैं, जैसे आपका देखिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो गया, वाइब्रेशन हो गया, कोरोजन हो गया, डक्टिलिटी हो गया आपके पास, लीकेज हो गया आपके पास। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ डैमेज टू द डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन किस में आता है? लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आता है, एलएस में आता है। फ्रैक्चर ड्यू टू फैटिग की बात करते हैं तो सर ये किस में आता है आपके पास? ये आपके पास लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आता है, एलसी में आता है। उसी तरह से हम वाइब्रेशंस की बात करते हैं तो वाइब्रेशंस किस में आता है आपके पास? ये सर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आता है। कोरोजन एंड ड्यूरेबिलिटी किस में आता है सर? ये लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा सेफ्टी, मतलब सेफ्टी और स्ट्रेंथ के लिए हम किसके फॉलो करते हैं? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को फॉलो करते हैं। तो इसके अंदर कौन सा आ रहा है आपके पास? फ्रैक्चर ड्यू टू फैटिग आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस क्या हो गया है सही? इसका बी इसका सही आंसर हो गया है डियर। क्लियर है? आप और भी बताइएगा मुझे कमेंट करके कि और कौन कौन से हो सकते हैं आपके लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में। जैसे मैंने तो बता दिए आपके, इनके अलावा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे आप बता सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस पहले भी आपका रिपीट हो सका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी ऑलरेडी ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। क्या बोल रहा है कि अंडर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर द रेशियो ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस टू द डेप्थ ऑफ बीम XU max डिवाइड बाय D फॉर द रीइंफोर्स्ड कंक्रीट विद इन Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील इज। किसके लिए देखना है आपको? Fe415 के लिए देखना है। तो आप सभी जानते हैं XU लिमिट कहो सर, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? XU मैक्स बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है आपके पास? K इंटू D। और K किस पे डिपेंड करता है सर आपका? सर ये ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ग्रेड ऑफ स्टील मतलब जब हमारे पास Fe कितना हो सर? 250 हो, तो यहाँ पर K की वैल्यू कितनी रहती है सर? 0.53 इंटू D आपके पास ये हो जाएगा। बट जब हम किसकी बात करते हैं सर? Fe 415 की बात करते हैं तो ये कितना हो जाता है सर? 0.48 D हो जाता है। अगर मैं Fe 500 की बात करता हूं तो ये कितना हो जाता है सर? 0.46 D हो जाता है। अगर मैं सर Fe 550 की बात करता हूं तो ये सिर्फ 0.44 D हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर मैं ग्रेड ऑफ स्टील की बात करता हूं तो वही आपके पास Fe 250 आ गया आपके पास, जो मैंने लिखा है ये Fe 415 आ गया है, और आपके पास Fe 500 आ गया है आपके पास, और Fe आपके पास 550 आ गया है। तो उसके लिए जो आपके पास XU मैक्स बोलो या XU लिमिट बोलो, तो उसकी जो रेशो होगी हमारे पास वो कितनी होगी सर? 0.53 होगी, 0.48 होगी आपके पास, 0.46 होगी आपके पास, और 0.43 होगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ K। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 415 के लिए बोला उसने, तो 415 के लिए कितना है आपके पास? 0.48 है। तो दैट इज योर आंसर, 0.48 है। क्लियर है? तो आपका ये कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है, आप कोई बात नहीं है, एक बार लिखो, दो बार लिखो, तीन बार लिखो। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपने पेपर्स को दे रहे होंगे ना, तो आपको देखते ही आंसर बनेगा। क्लियर है? बट अगर आप फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम पढ़ रहे हो तो आपको इसी तरह की अप्रोच से स्टडी करनी है अपनी। क्लियर है? अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस क्वेश्चंस को प्रीवियस में बहुत अच्छे से कवर किया होगा, वहां पे मैंने आपको डायग्राम से ये चीजें बताई थी, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर विद इन 10 सेकंड के अंदर दे सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आपके पास? क्वेश्चंस बोल रहा है द मिनिमम स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ सॉफिट फॉर्म वर्क टू बीम props to be refixed immediately after the removal of formworks is। किसका स्ट्रिपिंग टाइम पूछ रहा है आपसे पास? ये बीम का पूछ रहा है। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पर एक डायग्राम से समझते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर दिस इज, देखते हैं यहाँ पर कितना आपको कंसेप्ट क्लियर है पीछे का। इस डायग्राम से ही हम इसको क्या कर लेंगे? क्लियर कर लेंगे। ठीक है? देखिएगा यहां पर, अब समझिएगा, समझना तो पड़ेगा भाई आपके पास। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या है सर हमारे पास? वर्टिकल मेंबर ऑफ बीम। बीम का ये आपके वर्टिकल फेस है। ये क्या है सर आपके पास? वर्टिकल
वर्टिकल फेस ऑफ बीम है, ठीक है। और अगर ये बात करता हूं, जो ये बीम का आपका बॉटम पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम बीम सॉफिट बोलते हैं, सॉफिट ऑफ बीम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बीम सॉफिट लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं सर? इसको बीम सॉफिट लिख रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से जो ये पोर्शन है आपका, ये क्या है सर? मेरे पास ये स्लैब है, ये क्या है? स्लैब है। तो जैसे ये मेरे पास क्या है? बीम है। तो ये स्लैब का जो बॉटम पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं हम? स्लैब सॉफिट बोल सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर? दैट इज स्लैब सॉफिट लिख सकते हैं। क्लियर है? यहां पे भी देखिएगा, ये भी आपके पास क्या है? एक बीम है, और ये बीम का जो बॉटम है उसको हम क्या बोल सकते हैं सर? बीम सॉफिट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर? बीम सॉफिट बोल सकते हैं। और ये आपके पास क्या है सर? ये वर्टिकल फेस ऑफ दी कॉलम है। ये क्या है? वर्टिकल फेस ऑफ दी कॉलम है। क्लियर है? ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा हम इनका स्ट्रिपिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम वर्टिकल फेस ऑफ बीम की बात कर रहे हैं या वर्टिकल मेंबर्स की बात कर लेते हैं, जैसे आपका कॉलम हो गया और आपका बीम का जो फेस दिखाई देता है, जैसे मान लेते हैं, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम्स दिखाता हूँ बना के। जैसे ये देखिएगा, ये मेरे पास क्या है? एक बीम है, ये आपको बीम दिखाई दे रहा है। तो ये जो बीम का जो नीचे वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉटम पोर्शन, इसको आप सॉफिट बोलते हैं। अगर बीम है तो बीम का सॉफिट बोलेंगे, अगर स्लैब है तो इसको हम स्लैब का सॉफिट बोलेंगे। दूसरी कंडीशन में ये आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है? इसकी हाइट दिखा रही है, यानी कि आपका पास एक वर्टिकल है। तो इस कंडीशंस में भी हम क्या लगाएंगे? अपना फॉर्मवर्क लगाएंगे, और इस कंडीशंस में भी फॉर्मवर्क लगाएंगे। बट जब हम बात करेंगे वर्टिकल फेस ऑफ बीम की, तो इसका जो क्या होगा? स्ट्रिपिंग टाइम होगा वो आपके पास 24 टू 48 आवर्स होगा। क्या होगा? 24 से 48 घंटे के बाद हम उसको क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। बट जब हम बात करते हैं किसकी? आपके स्लैब के सॉफिट की, कि मान लेते हैं ये स्लैब है और स्लैब के बॉटम में आपने क्या रखा है सर? आपने फॉर्मवर्क्स प्रोवाइड किया है। तो उसकी कितनी रहती है सर? उसकी सर रहती है आपके पास स्ट्रिपिंग टाइम 3 डेज रहती है। उसी तरह से अगर हम बीम की बात करते हैं, तो बीम की कितनी रहती है सर हमारे पास? सर ये 7 डेज की रहती है। कितने दिन की रहती है सर? ये 7 डेज की रहती है। तो अगर यहाँ पे बीम सॉफिट, तो वही तो सेम ही आपके पास 7 डेज आ जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा सर? ये 24 टू 48 हार्स आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो आपके पास ये बीम है और सॉफिट है, ये आपके क्या हो सकते हैं? विद प्रॉप्ड हो सकते हैं। तो विद प्रॉप्ड हो सकते हैं, तो हम उस डायग्राम को क्यों ना बना ले सर? बिल्कुल बना लो सर। यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ? प्रॉप्ड लगा दिए मैंने। ये क्या लगा दिया है? स्लैब के नीचे भी मेरा प्रॉप्ड है, और आपका बीम के नीचे भी मेरा क्या है? प्रॉप्ड है। तो ये चीज भी आप देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है सर? मेरा प्रॉप्ड है, प्रॉप बोल सकते हैं। और ये भी क्या है सर? आपका बीम का प्रॉप है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो बीम का जो प्रॉप आपने लगाया है, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये आपके बीम की स्पैन लेंथ पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जिस तरह से अगर हम स्लैब की बात कर लेते हैं, अब जो स्लैब का जो प्रॉप है, किस पे डिपेंड करेगा? आपकी स्लैब की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास क्या हो? स्लैब की स्पेनिंग, अगर क्या हो सर? स्लैब की स्पेनिंग आपके पास अप टू 4 मीटर हो, अप टू 4 मीटर हो, अप टू 4 मीटर हो, तो आपका जो क्या होगा? स्ट्रिपिंग टाइम होगा वो कितना होगा? और अगर आपकी स्लैब की स्पेनिंग क्या हो? मोर हो आपके पास 4 मीटर, तो आपका कितना होगा? तो उस कंडीशंस में देखिएगा, अगर आपके पास क्या है? ये स्लैब की जो स्पेनिंग है 4 मीटर तक है, तो वहां पे जो ये प्रॉप जो हम फिक्स, जो आपका ये प्रॉप्ड है, इसको रिमूव कब करेंगे? इसको रिमूव करेंगे हम सर 7 डेज के अंदर। कब रिमूव करेंगे सर? 7 डेज में। क्लियर है? बट सर अगर 4 मीटर से ज्यादा हुई आपकी स्लैब की स्पैन लेंथ, तो इसको प्रॉप को हम रिमूव करेंगे सर 14 डेज में रिमूव करेंगे। क्लियर है? उसी तरह से हम, हमारा जो प्रॉप होगा वो कहाँ होगा? बीम पे भी लगा होगा। तो जो बीम का प्रॉप होगा, अगर आपकी स्पेनिंग, बीम की स्पेनिंग, इसको भी देखिएगा कि अगर क्या है सर? बीम, इसमें ये दोनों कंडीशन आ जाएगी, बीम वाली भी और आर्च वाली भी। बीम की स्पेनिंग अगर अप टू कितनी हुई सर? 6 मीटर हुई, और अगर हमारे पास बीम की स्पेनिंग मोर देन 6 मीटर हुई, तो उस कंडीशंस में आपका स्ट्रिपिंग टाइम क्या होगा? यानी कि फॉर्म वर्क का रिमूव करने का टाइम कितना होगा? इसको रिमूव आप 14 डेज में करेंगे,
और इसको आप कितने दिन में करेंगे, 6 मीटर से ज्यादा हुई तो इसको आप 21 डेज में रिमूव करेंगे। क्लियर है? तो यहां से आपको पूरा ये डायग्रामेटिकल मैंने बता दिया है, और जब आप किसी पिक्चर्स को देखते हैं तो वो चीजें आप बहुत ही ज्यादा कैप्चर कर लेते हो। तो बेटर है अगर आपको ये डायग्राम्स आ गया तो आपको डेफिनेटली आपका 1 मार्क्स पक्का हो गया है। इसने सिर्फ खाली बीम्स की बात की थी, तो बीम्स को रिमूव किया जाता है 7 डेज में, और स्लैब की करते हैं हम सर 3 दिन में। स्लैब की करते हैं 3 दिन में। अगर सो क्या हो, विद प्रॉप्ड हो तो प्रॉप्ड को कितने दिन, प्रॉप भी क्या एक तरह से फॉर्मवर्क ही तो है आपका। पहले तो हमने क्या किया, देखिएगा कैसे होता है ये। पहले तो ये मान लेते हैं आपकी स्लैब है, स्लैब के नीचे आपने क्या किया है सर, शैटरिंग्स प्रोवाइड कर दी है, जिसको फॉर्मवर्क बोल दिया है, तो ये शैटरिंग्स आपकी रहेगी। अब इस शैटरिंग के बाद हम और एक और शैटरिंग देंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे सर, प्रॉप्ड बोलेंगे। कुछ इस तरह से आपने दे दी है, ठीक है, कुछ इस तरह से आपके ये नीचे इसके स्पोर्ट लगे होंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से। क्लियर है? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर है? अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस है, बिल्कुल है सर, कि as per IS 456 the short term static modulus of elasticity in the term of characteristic cube strength FCK in megapascal unit is given by। तो अगर हम बात करते हैं सर as per IS 456 2000 के अकॉर्डिंग तो जो आपके पास स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, EC, वो क्या रहता है हमारे पास 5000 रूट ऑफ FC के रहता है। ये तो कब है, ओल्ड कोड। बट हम इसको अगर अभी भी बुक क्या करते हैं लोग, गुप्ता एंड गुप्ता सॉल्व करते हैं, तो IS 456 इज 1978 के मुताबिक जो ये वैल्यूज रहती है, EC इज इक्वल टू 5700 रूट ऑफ FC के। अगर मैं बात करता हूं तो FC के क्या है आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। ये क्या है सर हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, ठीक है, जो क्या होती है आपके पास, जो आपकी 28 डेज में क्या स्ट्रेंथ गेन करती है सर, फुल स्ट्रेंथ गेन करती है। जो आपकी 28 डेज में क्या करती है सर, फुल स्ट्रेंथ गेन करती है। क्वेश्चंस पूछा जाता है, स्ट्रेंथ क्या करती है सर, गेन करती है। कितनी स्ट्रेंथ सर, नियर अबाउट 99% स्ट्रेंथ गेन करती है। क्लियर है? उसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपका FCK से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो आपने दिखाया है, और जो स्ट्रेंथ होती है आपके पास ये न्यूटन पर mm स्क्वायर की होती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो आंसर है 3000 तो कोई नहीं होती सर, और ये जो आपके पास 0.7 रूट FC के है, ये क्या आपके पास, ये तो सर मॉडुलस ऑफ रप्चर है, मॉडुलस ऑफ रप्चर MOR बोल दो इसको, या इसको मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बोल दो, इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर फ्लेक्सुरल, अंडर बेंडिंग, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं सर, इसी को आप क्रैकिंग स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, क्रैकिंग स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। एक और नाम भी है, वो भी आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके, ठीक है, मैंने सारे नाम आपको पहले बताए हैं। तो आंसर मुझे मिल गया है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया आपके पास बी इसका राइट आंसर हो गया है। मैं इसको और कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए यहाँ पर ई ऑप्शन दे देता था, EC इज इक्वल टू 57 रूट FC के। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको भी टिक करते हैं। क्यों करते टिक, क्योंकि सर उन्होंने गुप्ता एंड गुप्ता रटी होती है। क्लियर है? तो ये भी आपका हो गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिजाइन मेथड ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर इज बेस्ड लीनियर इलास्टिक थ्योरी, कि नीचे दिए गए मेथड में से कौन सा मेथड आपका लीनियर इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड है। देखिएगा जब भी हम RCC की बात करते हैं, आपके RCC की, तो इसमें आपके 3 मेथड आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी WSM की, वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, उसके बाद हम अल्टीमेट लोड मेथड की बात करते हैं, और उसके बाद हम जो बात करते हैं वो लिमिट स्टेट मेथड की बात करते हैं। क्लियर है? लिमिट स्टेट मेथड्स में फिर 2 पहलू और आते हैं, इसको भी, एक होता है आपके पास अल्टीमेट लिमिट कोलैप्स या लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, आप बोल सकते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, और दूसरा होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी होती है। क्लियर है?
अब जो हम बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, ये आपका क्या है, तो ओल्ड मेथड है। कैसा मेथड है सर, ये ओल्ड मेथड है। कब आया था सर ये आपका 19 में आया था, 1900s में। उससे भी पहले हो चुका था, पर 1900 में इसको प्रॉपर्ली तरीके से यूज किया जाने लग गया। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके अल्टीमेट लोड मेथड की, तो जो ये अल्टीमेट लोड मेथड था, ये आपका सबसे पहले कहाँ आया, आपका यूएसए में आया। कहाँ आया, यूएसए में आया। यूएसए में आया आपका, कब आया सर ये आपका, ये सर 1956 में आया। और उसके बाद ये यूके में आया, कब सर, 1957। उसके बाद ये आफ्टर लेट आपका इंडिया में आ गया। ठीक है, उसके बाद ये इंडिया में आ गया। बट जब हम लिमिट स्टेट मेथड की बात करते हैं, तो लिमिट स्टेट मेथड सबसे पहले कब आ गया था आपका, ये आपका यूएसए में ही इसका इजाद हुआ था। कब हुआ था सर, 1955 में हुआ था। क्लियर है। बट अगर हम बात करते हैं इसकी, हालांकि ये जो आपके पास अल्टीमेट लोड मेथड है, ये थोड़ा सा पहले आ गया था, बट जो इसको फाइनली इंप्लीमेंटेशन हुआ वो 1956 में हुआ। ठीक है, यूएसए में आया था एलएसएम, कब सबसे पहले, 1955 में आया था। क्लियर है। उसके बाद 1978 में इसका इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, यानी कि इंडिया में इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया है लिमिट स्टेट मेथड को, 1978 में इंट्रोड्यूस। और फाइनल इंप्लीमेंटेशन कब हुआ इसका सर, 2000 में हुआ, जो आपको क्या कहलाया सर, IS 456/2000 कहलाया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करते हैं आपके वर्किंग स्ट्रेस मेथड की, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड ने क्या कहा कि ये जो मेथड बेस्ड था आपके पास, वो लीनियर इलास्टिक मेथड पे बेस्ड था, यानी कि लीनियर इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड था। तो हम लिख सकते थे लीनियर इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड था। मैं इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका हूं, थ्योरी पर बेस्ड है। और अगर मैं बात करता हूं लिमिट स्टेट मेथड की, तो लिमिट स्टेट मेथड किस पे बेस्ड था आपका, ये सर प्लास्टिक थ्योरी पर बेस्ड था। ये आपका किस पे था, प्लास्टिक थ्योरी पर बेस्ड था। और भी बहुत सारे रीजन है, बट ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लीनियर इलास्टिक थ्योरी में कौन सा है आपका, वर्किंग साहब जी आया, वर्किंग स्ट्रेस मेथड आया। क्लियर है, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई है। आप मुझे इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी के संदर्भ में भी इसको क्या कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर है, अगर आप करना चाहो तो खुद के लिए कर सकते हैं डियर। क्लियर है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 व्हाट इज द स्लम्प ऑफ मीडियम डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। देखिएगा ये क्वेश्चंस आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का है, यहाँ पे इसको हम नहीं कवर करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आप क्या कर दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट इन वाटर फॉर मिक्सिंग कंक्रीट एज पर IS 456/2000। तो ये भी मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इस टेबल को। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 के मुताबिक अगर हम देखें, तो क्या बताया था मैंने आपके पास, कुछ परमिसिबल लिमिट थी आपके पास। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ परमिसिबल लिमिट, ये आ जाएगा आपके पास परमिसिबल लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 ऑर्गेनिक मैटर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम सर, ऑर्गेनिक मैटर्स की बात करेंगे। ठीक है, और दूसरे पास किसकी बात करूंगा, इनऑर्गेनिक मैटर्स की बात करेंगे हम। मैंने इसका क्या बताया है आपको, कोडल भी बताया है, इनऑर्गेनिक मैटर्स की बात करेंगे। अगर मैं ऑर्गेनिक के परमिसिबल लिमिट की बात करता हूं, तो होती है 200 मिलीग्राम्स पर लीटर, यहाँ ppm भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट जब हम इनऑर्गेनिक मैटर्स की बात करेंगे, तो इसमें आ जाएगा 3000 मिलीग्राम्स पर लीटर, या आपका ppm रहेगा। तो आज क्या बोला गया आपके पास, ऑर्गेनिक मैटर्स बोला गया है। बार बार रिपीट हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनऑर्गेनिक होना चाहिए था ना भाई। ऑर्गेनिक का तो आपको ऑलरेडी पता था सर 200 है, और इनऑर्गेनिक का सर 3000 है, तो इसने तो ऑर्गेनिक पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो गया है स्टूडेंट, ए इसका राइट आंसर हो गया है। अगर मैं तीसरा देखना चाहूं, तो तीसरे में आ गया आपके पास सल्फेट्स आ गया। ठीक है, तो सल्फेट्स की कितनी होती है आपके पास सर, ये होती है 400 मिलीग्राम्स पर लीटर, या फिर मैं बोल देता हूं सर ppm बोले तो पार्ट्स पर मिलियन। फोर्थ में हम बात कर लेते हैं क्लोराइड्स की। किसकी बात कर लेते हैं, क्लोराइड्स की बात कर लेते हैं। वैसे तो मैंने ये बहुत अच्छे से कवर किया है, आप वहां भी देख लेना है प्रीवियस पार्ट्स में। तो क्लोराइड्स की कितनी होती है सर, 2000 मिलीग्राम्स
पर लीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं हम पीपीएम बोल सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर सही हो गया है। अब यहाँ पे मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि एक रेनफोर्स कंक्रीट बीम है इज सुटेबल टू फ्लोइंग बेंडिंग मोमेंट्स। बेंडिंग मोमेंट दिया है आपके पास, डेड लोड दिया है, लाइव लोड दिया है, और आपको क्या निकालना है, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकालना है इन केस ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। देखिएगा यहाँ पर मैं एक टेबल से आपको बनाऊंगा, उस टेबल से आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो टेबल बनाने वाला हूं मैं। ये हो गया आपके पास, ये मटेरियल्स का हो गया आपके पास, और ये लोड का हो गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे पहले लिखूंगा मैं लिमिट स्टेट, लिमिट स्टेट लिखूंगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कुछ मटेरियल्स की फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखेंगे, पहले मटेरियल्स की देखेंगे, और उसी तरह हम लोड्स की भी देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात करेंगे हम पहले। किसकी बात करेंगे, कोलैप्स की बात करेंगे। उसके बाद हम सर्विसिबिलिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर, सर्विसिबिलिटी, क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड के दो क्राइटेरिया होते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। मटेरियल्स में हम किसकी बात करेंगे, पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट की बात करेंगे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट कितना रहता है सर आपके पास, 1.5 रहता है। और उसी तरह से किसकी बात करते हैं हम, अपने कंक्रीट के बाद स्टील की बात करते हैं तो 1.15 रहता है। ये कब, जब आपकी कंडीशन कैसी हो, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स हो। बट जब हम लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात करते हैं तो जो आपका पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगा वो आपका 1 रहेगा, और जबकि आपका स्टील और कंक्रीट में सेम रहेगा, यानी कि 1 रहेगा। क्लियर है? बट जब हम लोड की बात करते हैं तो लोड क्या बनता है आपका, पहला कॉम्बिनेशन क्या बनता है सर, तो ये बनता है सर डेड लोड प्लस लाइव लोड बनता है। तो यहाँ पे अगर मैं फैक्टर्स यूज करना चाहूँ, यानी कि फैक्टर यूज करना चाहूँ तो क्या करूंगा सर, इसके लिए 1.5। अगर मैं दूसरा कॉम्बिनेशन बनाना चाहूँ तो डेड लोड प्लस आपका विंड लोड बोलो या आपका अर्थक्वेक लोड बोलो, इसकी दो कंडीशंस बनेगी। और करके भी लिख देता हूं मैं, डेड लोड प्लस आपका विंड लोड हो सकता है या आपका अर्थक्वेक लोड भी हो सकता है। बट ये बात याद रखना कि विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में से आपकी पॉसिबिलिटी एक ही बनेगी, या तो विंड लोड ही आएगा या अर्थक्वेक लोड ही आएगा। ठीक है, तो अगर नॉर्मल कंडीशन है तो वहां पे हम फैक्टर किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, आपका 1.5 से करेंगे। अगर सर हमारे पास कैसा हो, ओवरटर्निंग हो, स्लाइडिंग कंडीशंस हो, तो उस कंडीशन में उसको आपका फैक्टर क्या लेना है, 0.9 लेना है। अगर मैं तीसरा कॉम्बिनेशंस बनाना चाहूँ, इसमें तीसरा कॉम्बिनेशंस क्या बनेगा आपके पास कि सर डेड लोड भी हो, आपके पास लाइव लोड भी हो, प्लस आपके पास विंड लोड भी हो या अर्थक्वेक लोड भी हो, तो उस कंडीशंस में क्या रहेगा आपका फैक्टर सर, 1 क्या रहेगा, देखिएगा यहाँ पर 1.5 पहले का तो था कि सब डेड लोड और लाइव लोड हो, दूसरे का कितना रखा सर आपने, दूसरे का भी 1.5 रखा। 1.5 रखा नॉर्मल कंडीशंस में, ये तो नॉर्मल में है, यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्मल में है। और ये कब है सर आपके पास, स्लाइडिंग कंडीशंस में है, तो इसको मैं स्लाइडिंग कंडीशंस में बोल देता हूं। अब जब तीनों का कॉम्बिनेशंस आ गया है तो तीनों के कॉम्बिनेशंस में क्या रहेगा आपका, 1.2 रहेगा, 1.2 रहेगा। ये तो कब, जब आपकी कंडीशन कोलैप्स वाली हो। बट जब हम किसकी बात करते हैं, सर्विसिबिलिटी की बात करते हैं, तो सर्विसिबिलिटी में क्या होगा, तो सर्विसिबिलिटी में जो आपका फर्स्ट जो कॉम्बिनेशंस बनेगा वो बनेगा डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो यहाँ पे जो फैक्टर रहेगा वो आपका 1.0 रहेगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी सर, डेड लोड प्लस आपके पास विंड लोड भी हो सकता है और अर्थक्वेक लोड भी हो सकता है। वो चाहे दोनों ही कंडीशंस में हो सकते हैं, नॉर्मल हो चाहे आपके स्लाइडिंग हो, तो उस कंडीशंस में आपका 1.0 रहेगा। तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी आपके पास, तीसरी पॉसिबिलिटी बनेगी सर डेड लोड भी हो, आपके पास लाइव लोड भी हो, विंड लोड हो या अर्थक्वेक लोड हो, तो उस कंडीशंस में हमारा 1.2 रहेगा। क्लियर है? तो आज उसने किसकी बात की है, आज तो उसने बात की है रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज सब्जेक्टेड टू द फ्लोइंग बेंडिंग इन मोमेंट लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात की है। तो कोलैप्स में आपके पास क्या दिया है सर, आपके पास डेड लोड भी दिया है, लाइव लोड भी दिया है और आपके पास मोमेंट लोड भी दिया है। आपको क्या करना है, डिजाइन लोड। डिजाइन लोड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास कोलैप्स के ये जो 3 कॉम्बिनेशन बने इनका आपको मैक्सिमम लेना है। तो देखिएगा डिजाइन लोड,
अगर सर्विसिबिलिटी बोलता तो सर्विसिबिलिटी का मैक्सिमम लेना, तो आपको क्या लेना है, इनका मैक्सिमम लेना। तो मैक्सिमम क्या होगा, पहले ही आपके पास 1.5 डेड लोड कितना है सर आपके पास 50 किलो न्यूटन है, तो ये हो गया 50 प्लस आपके पास लाइव लोड कितना है सर, अगेन 50 है, तो ये अगेन 50। तो यहाँ पे 50 प्लस 50 कितना हुआ 100। अब 100 का 50% कितना हुआ 150 हो गया, तो यहाँ से आपके पास 150 किलो न्यूटन मीटर आ गया। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, आपके पास 1.5 डेड लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। यहाँ पे सिस्मिक लोड इज द काउंटिंग ऑफ विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 50 प्लस आपके पास 20, तो 70 का 50% कितना हुआ आपके पास, 70 का 50% 115 हुआ। देख लेना है, ये मेरे पास 115 किलो न्यूटन मीटर आ गया है। क्लियर है, चलो मैं कैलकुलेट ही कर लेता हूं। तो 50 इंटू 50 प्लस 20, 50 प्लस 20 इंटू 1.5, 105, यस सॉरी, कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा आपके पास, 105 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। उसी तरह से तीसरा आप ही देख लेते हैं 1.2 डेड लोड है 50 प्लस लाइव लोड भी है आपके पास 50 प्लस विंड लोड है अर्थक्वेक यानी कि सिस्मिक लोड आपके पास 20 है। तो यहाँ पे कितना होगा 50 प्लस 50 कितना हुआ 100, 120 का 20%, 120 का 20% कितना हो गया आपके पास 122, 144 आ गया, यहाँ से 144 किलो न्यूटन मीटर आ गया। देख लेते हैं, जरा चेक कर लेते हैं अगर आपको डाउट है तो 120 मल्टीप्लाई बाय 1.2 कितना आ रहा है 144 ही आ रहा है। तो आपको क्या लेना है, इन तीनों का मैक्सिमम लेना है, और इन तीनों का मैक्सिमम क्या आ गया आपके पास, दैट इज 150 किलो न्यूटन मीटर। अगर इसी को कोलैप्स ना देके सर्विसिबिलिटी बोल देता, क्या बोल देता सर, सर्विसिबिलिटी की कंडीशन दे देता, तो आपको सर्विसिबिलिटी वाले फैक्टर देखने होते हैं। सर्विसिबिलिटी में भी आपको इन तीनों का मैक्सिमम देखना है। अब जब उसने किसी भी प्रकार के स्लाइडिंग की बात नहीं कर रहा हो तो किसकी कंडीशन आएगी, नॉर्मल की कंडीशन आएगी, वो चाहे दोनों केस में, ठीक है, वो चाहे सर्विसिबिलिटी वाला हो चाहे आपका कोलैप्स वाला हो। क्लियर है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस भी हमारा सही हो गया है स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन जब स्टूडेंट्स करते हैं तो डर जाते हैं, उनको लगता है कि सर ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन से हमसे नहीं होगा। बट अगर आपने मेरे प्रीवियस पार्ट्स को बहुत अच्छे से कवर किए होंगे तो आपको ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये भी आपको हलवे लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में कुछ भी जान ही नहीं होती यार, क्योंकि ये क्वेश्चंस इतने ईजी होते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से कवर किया होगा और आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके बहुत अच्छे से सही हो सकते हैं। सर कैसे, जरा देखते हैं इनकी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि टेंसाइल स्टील स्ट्रेसेस एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन कंक्रीट साइमल्टेनियसली रीच देयर अलाउबल लिमिट। क्या बोल रहा है कि जो भी आपके पास टेंसाइल स्ट्रेसेस इन स्टील है और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो कंक्रीट है वो साइमल्टेनियसली क्या करती है, अपनी परमिसिबल वैल्यू तक पहुंचती है। तो उस सेक्शंस को हम क्या बोलते हैं सर, उस सेक्शंस को आप ओवर रेनफोर्स सेक्शन बोलते हैं, नहीं सर, तो उसको हम बैलेंस सेक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, उसको हम बैलेंस्ड सेक्शंस बोलते हैं। तो आप लिख दीजिएगा सर, उसको हम बैलेंस सेक्शंस बोलते हैं। क्लियर है, उसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं बी स्टेटमेंट, द टेंसाइल स्ट्रेसेस स्टील रीचेस आर अलाउबल लिमिट। अब क्या हो रहा है, स्टील आपका पहले पहुंच रहा है, तो जो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू पे जो पहले पहुंचेगा, कौन पहले पहुंचेगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी। तो अब जब हम बात कर रहे थे अंडर रेनफोर्स सेक्शन में, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या था, स्टील की क्वांटिटी कम थी। जब स्टील की क्वांटिटी कम थी तो क्या करेगा, पहले रीच करेगा। क्लियर है, तो यही है, द टेंसाइल स्ट्रेसेस इन स्टील आर रीचेस द अलाउबल लिमिट्स बिफोर द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेस द अलाउबल लिमिट। तो इसको हम कौन सा सेक्शन बोलते हैं सर, इसको तो हम अंडर रेनफोर्स सेक्शंस बोलते हैं। तो लिख दीजिएगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन बोलते हैं। क्लियर है, अब सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, द अलाउबल लिमिटिंग स्ट्रेस इज रीच्ड इन कंक्रीट। अब क्या पहुंच रहा है, पहले कंक्रीट पहुंच रहा है। तो आप सभी जानते हैं ओवर रेनफोर्स मतलब नाम में ही पता था कि ज्यादा शरिया है, कम क्या था, कंक्रीट कम था। तो फेल किस में होगा सर, जिसमें कम है। तो कंक्रीट पहले करेगा रीच या स्टील पहले करेगा सर, कंक्रीट पहले रीच करेगा। तो ये सेक्शन कौन सा हो गया सर आपके पास, ये हो गया सर ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो गया। ठीक है, तो आंसर मिल गया है स्टूडेंट, बिल्कुल मिल गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी इसका राइट आंसर हो गया है।
क्लियर है? तो इतनी सी बात थी यार, इसको जानिएगा। जब हम इसकी बात करते हैं, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शंस की बात करते हैं, तो इसमें जो आपका एरिया ऑफ स्टील होता है वो क्या होता है, लेस देन होता है आपका एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर, सॉरी एरिया ऑफ स्टील इन बैलेंस सेक्शंस। बैलेंस सेक्शन के कंपेयर में अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में एरिया ऑफ स्टील क्या होता है सर, कम होता है। बट जब हम ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ स्टील होता है वो ज्यादा होता है आपका एरिया ऑफ स्टील बैलेंस सेक्शंस। क्लियर है? ध्यान रखना है। जब हम अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शंस की बात करते हैं तो ये सर किस में फेल होता है आपका, क्योंकि स्टील पहले पहुंच रहा है तो स्टील मतलब टेंशन में फेल होता है, तो इसको मैं टेंशन फेलियर बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ सर? टेंशन फेलियर बोलता हूँ। अगर ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शंस की बात करते हैं तो ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन किस में फेल होता है सर, आपके कंक्रीट में फेल होता है। कंक्रीट मींस कंप्रेशन फेलियर बोल सकते हैं हम उसको, क्या बोल सकते हैं, कंप्रेशन फेलियर बोल सकते हैं। ठीक है, अब जब सर टेंशन में फेल होता है, और टेंशन में फेल मतलब स्टील फेल हो रहा है, तो स्टील को ही हम क्या बोल सकते हैं सर, अपना डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं, ब्रिटल मटेरियल, तो सर इसको हम डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। तो इसी से बनता है सर यहाँ पर डक्टाइल फेलियर बनता है। बट जब हम कंप्रेशन फेलियर की बात करते हैं तो कंप्रेशन फेलियर में हम किसको डिस्कस कर रहे हैं सर, कंक्रीट की वजह से वो फेल हो रहा है। ठीक है, जब कंक्रीट की वजह से फेल हो रहा है और ये स्टील की वजह से फेल हो रहा है, जब कंक्रीट की वजह से फेल हो रहा है तो इसको हम कौन सा फेलियर बोलते हैं सर, इसका हम ब्रिटल फेलियर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर, ब्रिटल फेलियर बोल सकते हैं। तो यार डिटेल, इतनी ज्यादा डिटेल्स मिल गई है कि मुझे नहीं लगता है कि आपका जो थ्योरी पार्ट्स आपने स्टडी किया होगा तो आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो गया होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर मिल गया मुझे वो सी हो गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फेलियर ऑफ एन ओवर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज ड्यू टू, कि जो आपका ओवर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम है वो किस में फेल होता है, अभी बताया था सर कंक्रीट में फेल होता है, कंक्रीट में फेल होता है इन कंप्रेशन फेलियर। इस कंप्रेशन फेलियर को मैं क्या बोल सकता हूँ सर, आपका ब्रिटल फेलियर बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, ब्रिटल फेलियर बोल सकता हूँ। ठीक है, और टेंशन फेलियर किस में होता है सर, आपका ये अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में होता है। किस में होता है सर, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शंस में होता है आपका। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, बॉन्ड स्ट्रेस की बात कर रहा है। बॉन्ड स्ट्रेस बोले तो टाओ बीडी की बात कर रहा है। टाओ बीडी किस में होता है आपके पास, न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है। क्लियर है? फॉर M20 डिफॉर्म्ड बार की बात कर रहा है। तो देखिएगा, एक आपके पास माइल्ड स्टील होता है, तो माइल्ड स्टील के लिए मैंने आपको कोड बताया था। ठीक है, कौन सा बताया था सर, 432 बताया था। ठीक है, और उसके बाद मैंने किसके लिए था सर, आपके पास डिफॉर्म्ड बार के लिए बताया था, डिफॉर्म्ड बार्स के लिए बताया था। और डिफॉर्म्ड बार्स के लिए हमने कौन सा देखा था, IS आपके पास 1786 देखा था। क्लियर है? तो आज आपको क्या करना है, जो ये डिफॉर्म्ड बार है, डिफॉर्म्ड बार में क्या आते हैं आपके पास, हाई स्ट्रेंथ बार आते हैं। क्या आते हैं सर आपके पास, हाई स्ट्रेंथ बार आते हैं। हाई स्ट्रेंथ बार आते हैं। हाई स्ट्रेंथ बार बोले तो जैसे आपके पास FE 415 हो गया आपके पास, और FE आपके पास 500 हो गया आपके पास, FE 500 हो गए। क्लियर है? आज हम किसकी बात करेंगे, आज इसके हम टाउ बीडी की बात करेंगे। इसके लिए आपको एक टेबल देखना होगा। यहाँ पर टेबल है, टेबल में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक साथ में क्लियर करवाऊंगा आज। क्लियर है? आज से पहले शायद ही आपको क्लियर नहीं हुई होगी, तो आज क्लियर हो जाएगी। अब देखिएगा टेबल, सबसे पहले हम जो लिखेंगे, यहाँ पे मैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, आपके पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिख रहे हैं यहाँ पर। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपके पास क्या है, पहले मैं M15 लिखता हूँ, यहाँ पर M20 हो गया आपके पास, M25 हो गया आपके पास, M30 हो गया आपके पास, और एक और बना देते हैं M35 और 40। ठीक है, ये हो गया सर M35, और यहाँ पे हो गया M40 एंड अबव हो गया। ठीक है, ये टेबल याद रखना आपके पास। उसके बाद आपको क्या देखनी है, इसकी वैल्यूज देखनी है, किस किस की, टाउ बीडी की, LSM में भी देखनी है, और आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी देखनी है। ठीक है, यानी कि पहले मैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बताऊंगा आपके पास टाउ बीडी की वैल्यू, और टाउ बीडी की वैल्यू जो रहेगी वो आपके पास न्यूटन पर mm स्क्वायर में रहेगी। उसी तरह से हम LSM में भी देखेंगे टाउ बीडी की वैल्यू आपके पास। ठीक है, वो भी किस में रहेगी, आपकी
देखिएगा, पहले जो वैल्यूज हम बताएंगे वो किसके लिए बताएंगे, आपकी प्लेन बार्स के लिए बताएंगे। जो आपको टेबल दिया गया होगा वो प्लेन टेबल का दिया होगा। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो वैल्यूज रखनी अपने याद हो, सिंपल कैसे रखनी है आपको, ये 0.6 हो गया, ये 0.8 हो गया, ये 0.9 हो गया, आपके पास 1.0 हो गया, 1.10 हो गया और 1.20 हो गया। सिंपल याद रखना आपने, ये किसके लिए है, इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड्स के लिए है। बट लिमिट स्टेट मेथड्स के लिए जो वैल्यूज आपको याद रखना, वो आपको पता है कि M15 के लिए तो नहीं है, मिनिमम ग्रेड M20 है, तो इसके लिए जो वैल्यू रहेगी आपके पास वो 1.2 रहेगी, 1.4 रहेगी, 1.5 रहेगी, 1.6 रहेगी, आपके पास 6 तो नहीं रहेगी, अब 6 नहीं रखना है, 1.7, ठीक है। और उसके बाद क्या रहेगी आपके पास 1.9 होगी आपके पास, और ये आपके पास 1.9 कि M40 और उससे अबव के लिए आपको कितना रखना है, टाउ BD का वैल्यू 1.9 रखना है, M40 के लिए, M35 के लिए 1.7 और M30 के लिए 1.5, M25 के लिए 1.4, M20 के लिए 1.2। ये जो है आपके किसके लिए है सर, ये आपके प्लेन बार के लिए है, ये प्लेन बार्स के लिए है, ठीक है। और ये वाली भी जो वैल्यू है ये किसके लिए है सर, आपके पास ये भी प्लेन बार, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लेन बार बोले तो आपके पास Fe 250 बार्स के लिए। अब ये आपको ये जो LSM की है, ये तो प्लेन बार है, अब आपको LSM की ही वैल्यू बतानी है, टाउ BD की। टाउ BD की किस में बतानी है आपको, डिफॉर्म्ड बार के लिए बतानी है, डिफॉर्म्ड बार के लिए बतानी है। तो जो ये अबव वैल्यू है, जो ये अबव वैल्यू है, इसका क्या करना है आपको 60% इंक्रीज करना है, यानी कि अबव वैल्यू का आपको क्या करना है 60% इंक्रीज करना है। तो 1.2 में आपको क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे 60%, तो 1.2 इंटू 1.6 करेंगे, और यहाँ पे 1.4 इंटू 1.6 करेंगे, यहाँ पे भी 1.5 इंटू 1.6 करेंगे, ठीक है। ये आपको करना है, देखते हैं हम जैसे करते हैं 1.2 इंटू 1.6, 1.2 इंटू 1.6, तो ये कितना आपके पास 1.92, तो ये आ जाएगा 1.92। डिफॉर्म्ड बार के लिए आपको क्या करनी है, वैल्यू 60% इंक्रीज कर देनी है, ये वाली प्लेन बार वाली, तो 1.92 आ गई। ये भी किस में आएगा आपके पास, न्यूटन पर mm² में आएगा आपके पास। अब 1.4 मतलब 60% इंक्रीज किया, तो 1.4 इंटू 1.6, तो कितनी होगी आपके पास, तो सर ये होगी हमारे पास 2.24, ठीक है, न्यूटन पर mm² में ही होगी ये भी। यहाँ पे भी 1.5 में आप क्या करो 60% इंक्रीज करो, यानी कि 1.6, तो आपके पास 2.4 आ जाएगी, 2.4 आ जाएगी। यहाँ पे भी अगेन करो 1.7 इंटू 60%, तो ये आ जाएगी 1.7 इंटू 1.6, कितनी आई 2.72, 2.72, ठीक है। उसी तरह से 1.9 की देखेंगे, तो 1.9 इंटू कितनी आ रही है, 1.9 इंटू 1.6 कितनी आ रही है आपके पास 3.04, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपके पास, सी इसका राइट आंसर आ गया। आपने क्या करना है, उस वैल्यू को 60% इंक्रीज कर दिया है। 1.2 को जब हम 60% इंक्रीज करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 1.92 आ जाएगी, 2.24, 2.4, 2.72 एंड 3.04 आ जाएगी। तो आपका जो राइट आंसर आ गया वो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर सी इसका राइट आंसर आ गया है। क्लियर है। अब यहाँ पे मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स पर्टेन टू ए सिंपली सपोर्टेड अंडर रेनफोर्स कंक्रीट बीम, यानी कि आपके पास सिंपली सपोर्टेड है बट किसकी सेक्शंस की बात कर रहा हो, आपके पास अंडर रेनफोर्स सेक्शंस की बात कर रहा है। किसकी सर, अंडर रेनफोर्स सेक्शंस की बात कर रहा है यहाँ पर। और क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड द दीज स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है द फेलियर ऑफ द बीम टेक प्लेस ड्यू द यील्डिंग ऑफ स्टील। तो आप सभी जानते हैं कि जो अंडर रेनफोर्स सेक्शंस है उसमें अंडर मतलब स्टील की क्वांटिटी कम है। जब स्टील आपके पास यहाँ पे कम है तो इसका मतलब किसमें फेल हो रहा है, आपका स्टील में हो रहा है, यानी कि यील्डिंग ऑफ स्टील, यील्डिंग ऑफ स्टील, यील्डिंग ऑफ स्टील इसमें फेल हो रहा है। फेलियर क्राइटेरिया क्या है इसका, जिसमें भाई कम हुआ तो यील्डिंग ऑफ स्टील। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी सही है, बट जब दूसरी स्टेटमेंट की बात करता हूं, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम इज मोर देन, नहीं, अगर हम बात करते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शंस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वो लेस देन होता है आपके पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन से, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत हो गई आपकी, ज्यादा तो नहीं होता, मोर की जगह क्या आएगा आपके पास सर, यहाँ पर लेस आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे बोथ वाला ऑप्शन तो आपका हट ही गया।
कि ना तो दोनों स्टेट सही हो सकती है और ना ही दोनों स्टेट गलत हो सकती है। आपके पास स्टेटमेंट 1 क्या है सर, ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 आपके पास फॉल्स है। क्लियर है? तो ये भी देखिएगा कितना इजी सा क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या हो गया आपके पास, बी हो गया है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिएगा, एज पर IS 456/2000 द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने कुछ एक्सपोजर कंडीशंस आपको बताई थी, उनको अगर आपको याद हो, एक्सपोजर कंडीशंस बताई थी मैंने आपके पास, और यहाँ पे मैंने आपके पास PCC बताया था कि आप कम से कम ग्रेड कितना यूज करेंगे प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए और RCC के लिए कितना करेंगे। एक्सपोजर कंडीशन क्या थी सर मेरे पास, सर इसमें मेरे पास माइल्ड भी हो सकता है और मेरे पास सर इसमें मॉडरेट था, बिल्कुल था सर। मॉडरेट के बाद आपका सीवियर कंडीशन था और सीवियर के बाद आपका वेरी सीवियर था, वेरी सीवियर था, और वेरी सीवियर के बाद आपका एक्सट्रीम था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं माइल्ड में आपके पीसीसी के तो मिनिमम ग्रेड कितना यूज किया था, तो उसने मेंशन ही नहीं किया। मॉडरेट्स के लिए उसने M15 दिया और जबकि सीवियर के लिए उसने M20 दिया, जबकि वेरी सीवियर के लिए उसने सर M25 यूज किया और एक्सट्रीम के लिए सर उसने M30 यूज किया। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आरसीसी, तो माइल्ड के लिए उसने सर कितना यूज किया, M20 यूज किया, और मॉडरेट के लिए सर उसने M25 यूज किया, और सीवियर के लिए सर उसने M30 यूज किया, वेरी सीवियर के लिए सर उसने M35 यूज किया, और एक्सट्रीम के लिए उसने M40 यूज किया। क्लियर है? तो आज किसका पूछ रहा हो, आज पूछ रहा है इन कंक्रीट वर्क्स एक्सपोज टू डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट, कि जो आपके पास कंक्रीट वर्क है वो डायरेक्टली आपका क्या है, अलोंग द सी कोस्ट है, यानी कि वो सीवियर कंडीशंस की बात कर रहा है। तो सीवियर में पीसीसी का 20 आएगा जबकि आरसीसी का आपके पास 30 आएगा। तो यहाँ पे 20 आएगा और 30, 25 नहीं हो सकता, 15 और 25 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, आपके पास डी भी नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा सीवियर कंडीशंस में, M20 होगा और M30 होगा। तो राइट आंसर आपका ए हो गया है। क्लियर है? अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ए स्ट्रक्चरल मेंबर डेड लोड 20 किलो न्यूटन एंड लाइव लोड 12 किलो न्यूटन, व्हाट विल बी इट्स डिजाइन लोड एज द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। आपके पास यहाँ पे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात कर रहा है। तो देखिएगा, जब हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात करते हैं तो जो यहाँ पर मेरा डिजाइन लोड होता है, देखिएगा वो क्या होता है, डिजाइन लोड आपके पास मैक्सिमम था। किस किस का मैक्सिमम था सर, हमने बनाए थे कॉम्बिनेशन डेड लोड प्लस लाइव लोड के, दूसरा बनाया था डेड लोड प्लस विंड लोड हो या फिर अर्थक्वेक लोड हो, तीसरा कॉम्बिनेशन बनाया था डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। ठीक है, और कोलैप्स के केस में जो हमने यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड किया था, पहले के लिए डेड लोड और लाइव लोड के लिए 1.5, दूसरे के लिए सर हमने 1.5 नॉर्मल कंडीशंस के लिए। ठीक है, बट अगर आपके पास क्या हो, ओवरटर्निंग का केस आ जाए तो 1.5 की जगह आप 0.9 कर दीजिएगा, और लास्ट में जो कॉम्बिनेशन बनता है सबका उसको आपने 1.2 से करना है। बट आज सिर्फ उसने दो ही लोड को डिस्कस किया है, एक तो डेड लोड को और दूसरा आपका लाइव लोड को किया है। तो सिर्फ हम एक ही कॉम्बिनेशन पे चेक करेंगे इसका। तो जो मेरे पास यहाँ पे डिजाइन लोड हो जाएगा, डिजाइन लोड जो मेरे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, 1.5 इज डेड लोड प्लस लाइव लोड। ठीक है, तो ये आपके पास 1.5, आपके पास कितना है, 20 है, 20 है, प्लस आपके पास 12 है, 20 और 12 कितने हो गए, 32, 32 का 50% कितना हो गया, 48 हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, दैट इज 48 किलो न्यूटन मीटर। तो राइट आंसर 8 भी नहीं हो सकता, 32 भी नहीं हो सकता, आपके पास 20 भी नहीं हो सकता, आपके पास यहाँ पर 48 किलो न्यूटन मीटर आंसर आ गया है। क्लियर है? तो ये भी आपका हो गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स डील्स विद, कि जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को किसके साथ डील करता है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स को हम लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये किसके रिगार्डिंग दिया जाता है सर, ये आपका सेफ्टी के रिगार्डिंग दिया जाता है दिस मेथड। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। फायर रेजिस्टेंस किस में आता है सर, आपका अभी बताया मैंने, लिमिट स्टेट ऑफ
सर्विसिबिलिटी में आता है। ड्यूरेबिलिटी किसके अंदर आती है सर? ड्यूरेबिलिटी आती है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आती है आपके पास। उसके बाद स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी किसके अंदर आती है सर? ये लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंदर आती है। डिफ्लेक्शन किसके अंदर आती है सर? ये लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर आती है। तो आपके पास क्या पूछा था? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स बोला है, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या आएगा आपके पास सर? इसमें आ जाएगा आपके पास द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू द मैक्सिमम डिजाइन लोड आउट ऑफ द परमिसिबल कॉम्बिनेशन। तो आपके पास यहाँ पर सी आंसर हो गया है, क्योंकि ये तो देखिएगा, अगर आपको ये चीज पता है कि जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है उसी को हम लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ये किसके रिगार्डिंग होता है सर? ये आपके स्ट्रक्चर के सेफ्टी के रिगार्डिंग बात करता है। क्लियर है? ये चीज आपके पास यहाँ पर क्लियर हो गई होगी डियर। क्लियर है? तो इस तरह से हमारे पास जो पहला इंट्रोडक्टिव पार्ट था आपका आरसीसी स्ट्रक्चर्स का, जहां पे हमने एज ए वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट मेथड के आधार पर जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने बेसिक डिटेल से कवर करने की कोशिश की है डियर। बेटर होगा अगर आपने इन सभी लेक्चर्स को कम से कम 1 या 2 बार अच्छे से कवर कर लिया होगा, तो जो भी आपका इंट्रोडक्टिव पार्ट्स में जो थ्योरी पार्ट्स होगा वो भी आपका बहुत अच्छे से दोबारा से रिवाइज हो गया होगा डियर। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट्स में अपने सेकंड यूनिट की, जिसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे डियर। तो तब तक, जब तक हमारा सेकंड पार्ट्स अपलोड नहीं होता, तब तक आप पहले पार्ट्स को बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा डियर।